हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बिजनेस इन्वायरमेंट, जो है आपके FY BCom कॉमर्स 1 सब्जेक्ट में। एंड अभी यहाँ पे आज हम कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है क्लाइमेट से रिलेटेड। क्लाइमेट चेंज के बारे में हम पढ़ेंगे आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 10। सो अभी एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो बिजनेस बहुत हद तक अफेक्ट हो जाता है उसके एनवायरनमेंट से, राइट। दोनों ही इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, एक्सटर्नल कैसा है, ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करेगी बिजनेस को। नाउ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी हमने स्टडी किया, सो वहाँ पे भी ओवरसीज़ मार्केट में क्या सिचुएशन चलेगी वो अफेक्ट करेगी बिजनेस को। अभी आज हमें क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है कि ये जो बिजनेसेस है, बिज़नेस जब चलता है सो प्रोडक्शन प्रोसेस होगी या फिर वो सर्विस देना चाहता है, सो उस प्रोसेस के वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज यानी ग्लोबली जो हमारा एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अभी हम कहें, अभी ये जो चीज़ें होती है ये कोई 1-2 दिन या 1-2 महीने की बात नहीं है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है। अभी हम कहें जैसे कोई इंडस्ट्री है, मान लो केमिकल इंडस्ट्री है या और कोई इंडस्ट्री हो सकती है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रही है। सो अभी क्या हो रहा है वहाँ पे कि भाई वो इंडस्ट्री काफ़ी सारे इनपुट्स यूज़ करने वाली है, रिसोर्सेस यूज़ करेगी जो वो एनवायरनमेंट से लेने वाली है, एंड उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने वाला है। सो उस प्रोसेस के दरमियान क्या होगा कि प्रोसेस के टाइम हम कहें कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होगी जो एनवायरनमेंट में रिलीज़ होगी। ठीक है, जैसे हम कहें कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन है या वैसी जो चीज़ें होंगी वो क्या करेगी, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है। एंड काफ़ी हद तक जब वो अफेक्ट हो जाता है सो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। और दूसरी चीज़, ये जो इंडस्ट्रीज़ है, अभी बहुत लंबे समय की हम बात करें सो जब से ये शुरुआत रही होगी इंडस्ट्रीज़ की, सो वो धीरे धीरे बढ़ती रही। सो ये सारी जो चीज़ें हम कहते हैं इन्वायरमेंट को अफेक्ट हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इंडस्ट्रीज़ बढ़ाने के लिए, सो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही है क्लाइमेट चेंज में। सो अभी ये क्लाइमेट चेंज क्या है, एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आ रहा है ग्लोबली हमारे ग्लोबल एनवायरनमेंट पे ड्यू टू बिजनेसेस। सो अभी वही चीज़ें हमें यहाँ स्टडी करनी है कि क्या चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज में। ठीक है, उसकी इम्पैक्ट क्या क्या हो रही है। एंड अभी वर्ल्ड में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस है या फिर सारे ही कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है वो क्या इनिशिएटिव ले रही है इस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए। सो शुरू करते हैं अभी हमारा टॉपिक, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। Now, climate change poses significant challenge and opportunities for the business environment, influencing industries, operations, strategies, and stakeholders' expectations globally. Now, this comprehensive overview explores the impact of climate change on business across various sectors, regulatory responses, corporate strategies for mitigation and adaptation, technological innovations, and the role of stakeholders in promoting sustainable practices. ठीक है, अभी हमने इसके पहले वाले टॉपिक्स में भी स्टडी किया था कि अभी बिजनेसेस भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं एंड कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिजनेसेस से कि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हैं। सस्टेनेबल यानी क्या, बिजनेस इस तरीके से ऑपरेट हो कि वो एनवायरनमेंट को बहुत कम से कम नुकसान पहुंचाए। सो नाउ अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज। अभी क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ते हैं। सो क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन वेदर पैटर्न एंड ग्लोबल टेम्परेचर due to human activities
primarily greenhouse gas emissions from burning fossil fuels, deforestation, industrial processes and agricultural practices. So what is climate change? इसका मतलब है लॉन्ग टर्म शिफ्ट, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है कुछ। पहले बहुत पहले के ज़माने में पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा नहीं था, उस समय इन्वायरमेंट या क्लाइमेट हम कहें सो कैसा था, बहुत अच्छा, बहुत प्योर हुआ करता था। सो वो अभी शिफ्ट हो गया है, लॉन्ग टर्म शिफ्ट आया है। इन वेदर पैटर्न में शिफ्ट आया एंड ग्लोबल टेम्परेचर भी अभी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। हम बिजनेसेस चला रहे हैं, इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, प्राइमरीली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ग्रीन हाउस गैस यानी कि जो हम कहें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जो एयर को पोल्यूट करते हैं, उन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कह सकते हैं। सो वैसे एमिशन होता है, यानी वो निकलते हैं इंडस्ट्रीज से बाहर फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल। अभी ये गैसेस क्यों आते हैं, जनरेट होते हैं? सो फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे कि हम कहें कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, ये सारे रिसोर्सेज बिजनेसेस यूज़ करते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। सो उस प्रोसेस के समय ये ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट होते हैं एंड वो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ाते हैं या क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से। द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज IPCC, रिपोर्ट्स हाईलाइट that climate change is accelerating, leading to rising global temperatures, sea level rise, extreme weather events and disruption to ecosystem and biodiversity. अभी ये जो कमिटी है, द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या बोला कि क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है उसकी वजह से? ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं। सो ये सारी ही चीज़ों को हम कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सो अभी ये हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में स्टडी किया। नाउ अभी उसके इम्पैक्ट देखते हैं कि इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेसेस के लिए किस तरीके से अफेक्ट करेगा अब ये क्लाइमेट चेंज। सबसे पहला आता है फिजिकल रिस्क। फिजिकल रिस्क देखते हैं। सो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ hurricanes, storm, flood, drought and heat waves disrupt supply chains, infrastructure and operations, causing property damage, business interruption and economic losses. Yes, ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो गए जो इन लोगों ने बताया, स्टॉर्म आ सकता है, फ्लड आ सकता है, सो ऑफकोर्स वो आएगा तो बिज़नेस के प्रोसेसेस अफेक्ट हो जाएंगे। जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, बिज़नेस का जो काम चल रहा है वो डिसरप्ट हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा बिजनेस का। नाउ नेक्स्ट इज सी लेवल राइज। सी लेवल राइज कहाँ पे होने वाला है? जहाँ जो कोस्टल बिजनेसेस है, ठीक है, कोस्टल बिजनेसेस फेस risk of flooding, erosion and damage to coastal infrastructure and properties, impacting tourism, real estate and maritime industries. So ये भी एक रिस्क है, इसको कवर किया गया है अंडर फिजिकल रिस्क। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांजिशन रिस्क। अभी दूसरा जो ट्रांजिशन रिस्क है, सो यहाँ पे रेगुलेटरी चेंजेस। Governments worldwide are implementing climate policies, carbon pricing mechanisms, emission reduction targets, example Paris Agreement, and environmental regulations, example emission standards that affect industries' compliance, cost, operational practices and market competitiveness. अभी देखिए
गवर्नमेंट जो है सारी ही कंट्रीज़ की वर्ल्ड वाइड, तो वो शांति से तो नहीं बैठेगी, ग्लोबली इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। सो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ रूल्स बनाएगी जिन्हें फॉलो करना होगा बिजनेसेस ने, ठीक है। सो अभी गवर्नमेंट काफ़ी सारे रूल्स बनाती है, सो वहाँ पे उन्हें फुलफ़िल करने के लिए बिजनेसेस के लिए कॉम्प्लायंस कॉस्ट वगैरह बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मार्केट शिफ्ट। मार्केट शिफ्ट में हम कंज्यूमर की ओर से सोचेंगे। सो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, एथिकल सोर्सिंग एंड लो कार्बन टेक्नोलॉजीज आर रीशेपिंग मार्केट डिमांड्स, ड्राइविंग शिफ्ट्स इन कंज्यूमर बिहेवियर, सप्लाई चेन एक्सपेक्टेशन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखिए कंज्यूमर भी अभी अवेयर हो गए हैं, पहले की तरह नहीं, कंज्यूमर को पता ही नहीं था किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, कहाँ अफेक्ट कर रहा है। अभी सबको सब पता है, अवेयरनेस है, नॉलेज है। सो कंज्यूमर भी चाहते हैं कि भाई ऐसे बिजनेसेस के पास से हम प्रोडक्ट या सर्विसेज ले जो बिजनेस सस्टेनेबल प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन वही सोच के ले रहे हैं। सो मार्केट शिफ्ट आ गया है। ये चीज़ें आती हैं अंडर ट्रांजिशन रिस्क। थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क इन मॉनिटरी टर्म्स हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या रिस्क हो सकता है। सो सबसे पहला है इंश्योरेंस कॉस्ट। राइजिंग इंश्योरेंस प्रीमियम and limited coverage for climate related risk, that is example property damage, business interruption, affect business financial resilience and risk management strategies। अभी बिजनेसेस क्या करते हैं, बिजनेस में काफ़ी सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो वो रिस्क से बचने के लिए बिजनेसेस इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं। सो अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से भी काफ़ी सारे रिस्क है ना। हमने आगे पढ़ा फ्लड आ सकता है, स्टॉर्म आ सकता है, सप्लाई चेन अफेक्ट हो सकती है। सो बिजनेसेस क्या करेंगे, इंश्योरेंस लेना चाहेंगे। सो इंश्योरेंस कॉस्ट की अगर हम बात करें, सो प्रीमियम बढ़ गए हैं, राइजिंग इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गए एंड लिमिटेड कवरेज फॉर क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। अभी इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रही है कि क्लाइमेट रिलेटेड जो रिस्क है, दैट इज़ प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, बिजनेस इंटरप्शन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया बिजनेसेस का। सो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कवरेज दे रही है। सो इन सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है अल्टीमेटली बिजनेसेस के लिए। नेक्स्ट इज एसेट डीवैल्यूएशन। एसेट डीवैल्यूएशन यानी एसेट की वैल्यू कम हो जाना, डीवैल्यू हो जाना। सो इन्वेस्टमेंट इन हाई कार्बन एसेट्स, example fossil fuel reserves, coal fired power plants face risk of stranded asset and devaluation as markets transition toward renewable energy and sustainable investment। अभी लोग क्या सोच रहे हैं, किस बारे में सोच रहे हैं, रीन्यूएबल एनर्जी का कंसेप्ट आ गया है, ठीक है। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी कि एनवायरनमेंट को बहुत कम से कम नुकसान हो उस तरीके से बिजनेस चलनी चाहिए। तो वैसे कॉन्सेप्ट पे अभी ज़्यादा फोकस हो रहा है। सो अभी जिन भी बिजनेसेस ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हुए फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स या कोल फायर्ड पावर प्लांट्स वगैरह, सो उनके एसेट कैसे हो गए हैं, डीवैल्यू हो गए, ठीक है। सो ये 3 तरह के हमने रिस्क पढ़े। कौन से थे, फाइनेंशियल रिस्क है हमारा, ट्रांजिशन है एंड फिजिकल रिस्क है, ठीक है। सो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बिजनेस इन्वायरमेंट, ये 3 रिस्क जनरेट हो गए बिजनेस के लिए ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। नाउ अभी नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वो है इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हमने पढ़ा, उसका इम्पैक्ट ऑन बिजनेस हमने पढ़ा, लेकिन कौन कौन से पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स होंगे जो अफेक्ट हो रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। सो अभी यहाँ पे सबसे पहला हम एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ की बात करते हैं। बिजनेस जब भी काम करता है, उसकी प्रोसेसेस करता है, सो उसे एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। यूटिलिटीज़ यानी हम कहें कि वाटर रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो वो यूटिलिटीज़ हो जाते हैं।
सबसे पहले इंडस्ट्रीज, एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ की बात करें। ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, देखिए अभी लोग मार्केट शिफ्ट हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पे, ठीक है, जैसे सोलार सिस्टम है, विंड पावर है वगैरह। ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, यूटिलिटीज आर शिफ्टिंग टोवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्सेज, एग्जाम्पल सोलार, विंड, हाइड्रो, to mitigate carbon emissions, comply with regulatory mandates and meet growing demand for clean energy solution। ठीक है, लोग ये रिन्यूएबल एनर्जी के पीछे क्यों जा रहे हैं? एक तो ये जो कार्बन एमिशन हो रहे हैं क्लाइमेट में, उसकी इफ़ेक्ट कम करनी है। दूसरा, कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की साइड से, उसे पूरा करना है। एंड मीट ग्रोइंग डिमांड फॉर क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन। Now grid resilience, climate impacts, example extreme weather, wildfires, challenge grid reliability। ठीक है, ग्रिड रिलायबिलिटी यानी कि जो पावर सप्लाई है वो डिसरप्ट हो जाता है, सो उस समय ग्रिड रेजिलियंस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ग्रिड कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, उसे हम ग्रिड रेजिलियंस कहेंगे। अभी क्लाइमेट इम्पैक्ट्स, एग्जाम्पल एक्सट्रीम वेदर होता है, वाइल्ड फायर्स, चैलेंज ग्रिड रिलायबिलिटी, प्रॉम्प्टिंग इन्वेस्टमेंट इन ग्रिड मॉडर्नाइजेशन। अभी ये जो क्लाइमेट इम्पैक्ट है उसकी वजह से ग्रिड रेजिलियंस में अफेक्ट हो जाता है। उसके लिए क्या करना है? प्रॉम्प्टिंग इन्वेस्टमेंट इन ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, एनर्जी स्टोरेज एंड डिसेंट्रलाइज एनर्जी सिस्टम, एग्जाम्पल माइक्रो ग्रिड्स। ये पहला हमने इंडस्ट्री देखा जो अफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, चलिए अभी बिजनेस जो प्रोडक्ट्स बना रहा है, सर्विसेज बना रहा है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंस है, राइट। विदाउट उसके तो बिजनेस नहीं चलेगा। ये ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज भी अफेक्ट हो गई है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अभी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम देखते हैं। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स आर एक्सीलरेटिंग द ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू रिड्यूस एमिशंस, मीट फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स एंड कैपिटलाइज ऑन कंज्यूमर डिमांड फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी सोल्यूशन। ठीक है, अभी आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट ज़्यादा आ गया है। क्यों आया है? टू रिड्यूस एमिशंस, मीट फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये बात हो गई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। नेक्स्ट इज सप्लाई चेन रेजिलियंस। अभी यहाँ पे हम लॉजिस्टिक की बात करेंगे। लॉजिस्टिक्स एंड shipping companies face challenge in mitigating disruption from climate related hazards, that is port closure, supply chain delays। ठीक है, अभी through risk assessment, adaptation planning and resilience measures। अभी क्लाइमेट चेंज जो होता है उसकी वजह से हमने ऊपर पढ़ा था कि फ्लड हो सकता है, स्टॉर्म हो सकता है। ये सारी चीज़ों से क्या होता है, लॉजिस्टिक शिपिंग कंपनीज इन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, यानी कि सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, जैसे पोर्ट क्लोजर उन लोगों ने बोला, अभी फ्लड आ गया है वगैरह, तो क्या होगा, उस समय पोर्ट बंद हो जाएगा, डिलेज हो जाएंगे, गुड्स जो ऑन टाइम पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगा, डिले हो जाएगा। सप्लाई चेन रेजिलियंस होना चाहिए, सही से सप्लाई चेन चलना चाहिए, लेकिन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इफेक्ट नहीं चल पाएगा। नाउ नेक्स्ट इंडस्ट्री इज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। अभी उसमें हम देखेंगे वाटर स्कैरसिटी एंड क्रॉप यील्ड। एग्रीकल्चर इज वल्नरेबल टू वाटर स्कैरसिटी, ड्राफ्ट एंड हीट स्ट्रेस and affecting crop yields, food production and supply chain stability। देखिए कोई भी चीज़ होगी, हीट स्ट्रेस होगा या फिर वाटर स्कैरसिटी होगी,
उसकी वजह से सीधे सीधा इम्पैक्ट आएगा एग्रीकल्चर पे, ठीक है, फूड प्रोडक्शन पे सीधा इफेक्ट पड़ेगा। एंड दूसरा, मान लो फूड प्रोडक्शन सही सही हो भी गया तो भी वो जिस जगह पहुंचना चाहिए वहाँ पे सप्लाई चेन में भी प्रॉब्लम हो सकता है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। नाउ अडेप्टिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, adaptive agricultural practices example precision farming, drought resistant crops, enhance resilience to climate impact, ठीक है, ये कुछ सॉल्यूशंस है जो अडॉप्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज फूड सप्लाई चेन। फूड सप्लाई चेन की हम बात करें सो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी यानी कि क्लाइमेट जो चेंज होता है एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स disrupt food supply chain, impacting food security, agricultural livelihood and global food prices, necessitating climate resilient food system and supply chain management। that is, ये जो climate change हो रहा है, extreme weather conditions होती है, उसकी वजह से क्या होगा, food security affect हो जाएगी, एग्रीकल्चरल लाइवहुड, जो इंसान एग्रीकल्चरल पे डिपेंड है, कमा रहा है, उसकी तो कमाई बंद हो जाएगी, उसे प्रॉब्लम हो जाएगी। ग्लोबल फूड प्राइसेस भी अफेक्ट हो जाएंगे ना, अगर फूड सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हो गई है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सही टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा है, सो वहाँ पे ग्लोबली प्राइसेस चेंज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि डिमांड के सामने सप्लाई कम हो जाएगी। तो नेसेसिटेटिंग क्लाइमेट रेजिलियंट फूड सिस्टम एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सो इसके लिए अच्छे से सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना ज़रूरी होगा। नाउ फोर्थ इंडस्ट्री इज रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन। रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी अफेक्ट होती है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। सो इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस, रियल एस्टेट डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शन फर्म्स इंटीग्रेट climate resilient design, green building certification, example LEED, and sustainable building material to mitigate climate risk, enhance energy efficiency and attract eco-conscious tenants। कि यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज अफेक्ट कर रहा है उसके लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलियंट डिज़ाइन बना रहे हैं उनके प्रोजेक्ट का, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, यानी कि ये जो LED का एग्जांपल दिया है वो एक तरह का रेटिंग सिस्टम है, ठीक है, कि रेटिंग सिस्टम ये सिस्टम क्या बताएगा कि भाई कोई भी ये जो प्रोजेक्ट है वो कितना सस्टेनेबल है, ठीक है, एनवायरनमेंट को कितना वो कम से कम नुकसान पहुंचा रहा है। सो एक तरह का रेटिंग सिस्टम है। एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग मटीरियल भी वो वैसा ही यूज़ करेंगे, सस्टेनेबल क्यों करेंगे, टू मिटिगेट क्लाइमेट रिस्क, एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी एंड अट्रैक्ट इको कॉन्शियस टेनेंट्स यानी उनके कस्टमर्स भी हमने पढ़ा कि अभी अवेयर हो गए हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। सो इको कॉन्शियस कस्टमर्स भी, टेनेंट्स भी अट्रैक्ट किए जा सकते हैं ये सारी चीज़ें करके। Now property valuation, climate risk, example flooding, wildfires, influence property values, insurance cost and mortgage lending practices, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर है, क्लाइमेट रिस्क ज़्यादा है जहाँ पे जिन प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, सो वहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो जाएगी, वहाँ के लिए इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। सो नाउ prompting investors and developers to assess climate risk and in property investment decision and portfolio management। तो फिर कोई इंसान या कोई इन्वेस्टर ऐसा है जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है, सो उसने सही तरीके से असेस कर लेना होगा कि किसी भी प्रॉपर्टी के लिए क्लाइमेट रिस्क कितना है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। सो ये हमने फोर्थ इंडस्ट्री पढ़ा। Now next is finance and investment. Now finance and investment sector. So climate related financial disclosures.
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एग्जाम्पल बैंक्स, asset managers, disclose climate risk, assess carbon footprints, and integrate environmental, social, and governance factors into investment decisions to align with सस्टेनेबल फाइनेंस प्रिंसिपल एंड इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन। देखिए अभी ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है वगैरह, ये क्या करते हैं, बिजनेसेस को पैसे देते हैं, लोन देते हैं। सो अभी वो लोग क्या करेंगे, क्लाइमेट रिस्क देखेंगे, ठीक है, असेस करेंगे कार्बन फुटप्रिंट्स यानी कि कोई भी बिजनेस चल रहा है सो वो कितना कार्बन एमिशन कर रहा है एनवायरनमेंट में, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस कितने एमिशन हो रहे हैं उसकी तरफ से, तो वो असेस करेंगे वो लोग। एंड ESG इफ़ेक्ट भी देखेंगे, बिजनेस कितना एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहा है, सोसाइटी के बारे में सोच रहा है, कितना कैसे वो चल रहा है। सो ये हो गया क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। नाउ ग्रीन फाइनेंस, ग्रोथ इन ग्रीन बॉन्ड्स, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट एंड इम्पैक्ट फंड सपोर्ट क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, renewable energy initiatives and low carbon technologies, mobilizing private capital towards climate mitigation and adaptation efforts। अभी इन सारी चीज़ों में ग्रोथ आया, किसमें, ग्रीन बॉन्ड में। ग्रीन बॉन्ड यानी कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कम से कम पॉल्यूशन करने वाला है, ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला है। सो उसमें जो पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे थ्रू बॉन्ड्स, सो वो हो जाएंगे ग्रीन बॉन्ड्स। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं अभी, इम्पैक्ट फंड भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, इम्पैक्ट फंड भी वही होगा कि ऐसे बिजनेसेस के लिए पैसे दिए जाए जो कम से कम नुकसान कर रहा है एनवायरनमेंट को। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सपोर्ट क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं जो क्लाइमेट को सूटेबल हो, रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स आ रहा है एंड लो कार्बन टेक्नोलॉजी, ये सारी ही चीज़ें अभी बढ़ रही है, ठीक है, जिसे हम कहेंगे ग्रीन फाइनेंस। सो अभी यहाँ पे हमने ये 5 इंडस्ट्रीज पढ़े जो अफेक्ट हो रहे हैं बाय क्लाइमेट चेंज। सो अभी यहाँ पे हम ये लेक्चर स्टॉप करेंगे एंड नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं टॉपिक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करना। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।